असंक्रामक एवं अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों की हम बात कर रहे हैं और इसमें ये पार्ट 4 होगा, यानी इस चैप्टर में ये पार्ट 4 होगा। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंसुलिन की अनियमितता से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी डिजीज कॉज्ड बाय इंसुलिन इरेगुलरिटी। कि कौन कौन से रोग ऐसे होते हैं जो इंसुलिन के इरेगुलरिटी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप सभी को पता है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कितना होगा, ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर सही बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कमेंट तुरंत करिए। देखिए, अगर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर अगर उसके ब्लड में इसका अमाउंट है तो ये नॉर्मल है। यानी मैंने क्या बोला, 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर अगर उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है तो वो नॉर्मल है। और वो व्यक्ति अगर खाना खा लेता है तो भोजन करने के 2 घंटे के बाद, ठीक है, भोजन करने के 2 घंटे के बाद उसके बॉडी में 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ब्लड, अगर उसके बॉडी में 140 हो रहा है या फिर 140 से नीचे हो रहा है, यानी 140 हो रहा है या फिर 140 से नीचे ग्लूकोज का लेवल पहुंच रहा है, तो इस केस में क्या होता है, ये नॉर्मल है और ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसका खाना जिसने अभी नहीं खाया है, जो फास्ट स्टेट में है, भोजन नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में अगर वो 150 के आसपास पहुंच रहा है, 140 के आसपास पहुंच रहा है, तो संकेत है कि डायबिटीज़ उसको हो सकता है। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति है जो डायबिटिक व्यक्ति है, जिसको मधुमेह है, और वो भोजन करने के बाद अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो उसके ब्लड में 200 से ऊपर आपको ये जो है ये एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगर नॉर्मल है तो 70 से 100, अगर नॉर्मल है लेकिन भोजन करने के बाद 140 से नीचे। अब होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद में लगभग 2 घंटे में जो भी उसने फूड लिया है, जो भी फूड में उसने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च लिया है, उस स्टार्च को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने में 2 घंटे का समय लग जाता है। तो 2 घंटे में ग्लूकोज अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है और इसीलिए डॉक्टर 2 घंटे के बाद ही ग्लूकोज का दूसरा चेक करते हैं कि कितना हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। अभी इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो इंसुलिन की इरेगुलरिटी से होते हैं। वैसे बहुत से नाम हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, पॉलीडिप्सिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया या फिर ग्लाइकोसूरिया, इस तरीके के बहुत से नाम हैं, तो उनकी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जिस लिस्ट के अंदर ऐसे कम से कम 5-6 नाम होंगे अलग अलग रोगों के, लेकिन जो सभी होंगे कैसे, सभी होंगे इंसुलिन के ही द्वारा। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लाइकोसूरिया क्या होती है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया की बात करेंगे। ग्लाइकोसूरिया इसका मतलब क्या है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब क्या है, यूरिन। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब मूत्र में यानी यूरिन में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और ऐसा होने पर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी यूरिन के अंदर तो ज़्यादा बाहर भी निकलेगी, उससे फिर समस्या हो जाएगी, रोगी को कमजोरी फील होगी। दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया।
अब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? देखिए, होता ये है कि जब हमारे, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला, देखिए होता ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कमी के फलस्वरूप क्या होगा, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के पश्चात हमारे बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोर्ड इन लिवर, हमारे यकृत में वो संचित हो जाता है। हमारी बॉडी में यदि इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में, रुधिर में आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी में यदि इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो कमी से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। ग्लूकोज की जो मात्रा है हमारे रुधिर में अधिक हो जाएगी। तो इस समस्या को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त है, अगर ये पर्याप्त मात्रा है तो आसानी से जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हमारे लीवर में, यकृत में जाके स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो नियंत्रित रहेगा। ठीक है, बस सब कुछ डिपेंड करता है इंसुलिन के ऊपर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से ये डिजीज़ होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं पॉलीडिप्सिया के बारे में कि पॉलीडिप्सिया होती क्या है और किस तरीके से हमको ये इफ़ेक्ट करती है पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है उसी को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि यदि हमारे शरीर से पानी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, हमारे बॉडी से यदि पानी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे तो फिर हमारी बॉडी में होगा क्या, इस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर होगा डिहाइड्रेशन, और इस कंडीशन में क्या होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है या बहुत अधिक लगती है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी निकल जाना और डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हो जाना और प्यास का ज़्यादा लगना। ऐसा लगता है कि पानी पिया ही नहीं है। अगर पानी तुरंत पी लिया है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद लगता है कि पानी पिया ही नहीं है, फिर पानी पी लेता है, फिर लगता है पानी पिया ही नहीं है, क्योंकि लगातार क्या होता है, पानी की मात्रा बॉडी से निकलती रहती है। तो ये होता है पॉलीडिप्सिया। अब इसके बाद बात करते हैं पॉलीयूरिया क्या होता है। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलीयूरिया, पॉली मतलब ज़्यादा होता है और यूरिया मतलब क्या होता है, यूरिन। अब इसका मतलब ये होता है कि यूरिन, ठीक है, यूरिन यानी मूत्र की अधिक मात्रा उत्सर्जित होने लगती है। उसी को बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो इस तरीके से कई समस्याएं आती हैं। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की अनियमितता हो जाती है, तो इस तरीके से और भी कई समस्याएं आती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस वीडियो में केवल 4 इन समस्याओं के बारे में बात करी है और इसके बारे में आप लोगों ने समझा होगा किस तरीके से इसमें समस्या आती है, क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और बाकी हम इसमें और बात करने वाले हैं।
अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को दिक्कत पहुंचाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जैसा हम सभी जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा मात्रा में वसा का सेवन करते हैं, जो लोग ज़्यादा मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन करते हैं, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के जमने का ज़्यादा खतरा रहता है। और कोलेस्ट्रॉल को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं हम लोग कि यह बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, और दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस पूरे लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल दिक्कत पहुंचाता है। अब देखिए, इसमें ये होता है कि मान लीजिए ये रक्त वाहिका है, रक्त वाहिका, और इस रक्त वाहिका में रक्त बह रहा है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें बह रही है। ठीक है, यदि अगर कोई व्यक्ति संतृप्त वसा बहुत सेवन करता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ मीट की, जैसे जो मीट लोग खाते हैं, तो मांस के अंदर जो वसा होती है, जो चर्बी होती है, वो कैसी होती है? वो संतृप्त अम्लीय वसा होता है उसके अंदर, और जब वो बॉडी में जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ करता है, जाके बढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग अंडे बहुत खाते हैं, और ख़ासकर अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, बीच वाला, वो ज़्यादा खाते हैं, तो उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तीसरा है कि जो हम लोग देसी घी खाते हैं, दूध पीते हैं भैंस का, तो उसके अंदर भी क्रीम जो होती है, उसके अंदर भी ये वसा होती है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। तो यदि ऐसा हुआ कि हमारे रक्तवाहिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से प्लेक जम जाता है, यानी इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और यदि ऐसा होगा तो हमारे फिर ब्लड वेसल में, रक्तवाहिका में रक्त के बहने में काफ़ी दिक्कत आएगी, और इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो सही से बह नहीं पाएगा, और धीरे धीरे ये लगातार कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जो हमारी रक्तवाहिका है वो शिथिल हो जाएगी, और वो सही तरीके से कार्य करना बंद कर देगी। तो इस समस्या से निपटने के लिए एंजियोप्लास्टी होती है और एंजियोग्राफी होती है, कई प्रकार की दवाई दी जाती हैं। ठीक है, बशर्ते इसके लिए मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन है, बचाव है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि इलाज उसके लिए कराया जाए। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम लोग छोड़ सकते हैं जिससे आने वाले समय में, फ्यूचर में हमको समस्या आ सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गुड और बैड कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब बुरे की बात करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल में जो LDL होता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL होता है। ये दोनों जो होते हैं इस तरीके से समझेंगे। अब देखिए, LDL का मतलब क्या होता है, इसमें बात करेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर कोलेस्ट्रॉल के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो वो बुरा है। अगर कोलेस्ट्रॉल के अंदर हाई डेंसिटी, अगर इसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो ये अच्छा है। अब इसमें होता क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जमता है, जो हमारे रक्तवाहिका में जमना शुरू होता है, जम जाता है, उसको हम बोलते हैं LDL। क्योंकि ये अगर जमेगा तो ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे रक्त के बहने में बाधा उत्पन्न करेगा, और हमारे हार्ट के ऊपर विशेष प्रकार से समस्या उत्पन्न करेगा, जिससे व्यक्ति को हृदय आघात आ सकता है, या फिर हृदय में कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं पे जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, वो हमारे इस रक्तवाहिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ठीक है, जो भी रुकावट थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस कम होने वाले कोलेस्ट्रॉल को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं HDL। डॉक्टर अगर चेक करता है कि किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर LDL की मात्रा ज़्यादा है तो खतरे वाली बात है, बुरी बात है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं बुरा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। और यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें कोई उसमें ख़राब बात नहीं, उसमें कोई अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा जो बैड वाला था, तो इस तरीके से दिक्कत ख़त्म हो सकती है। तो ये समस्या थी कोलेस्ट्रॉल की।
तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हमको दिक्कत पहुंचाता है। खास तौर पर जो देसी घी होता है, जो हम लोग दूध पीते हैं, उसके अंदर जो ज़्यादा फैट होता है वो दिक्कत करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घी दूध खाता है और सही तरीके से काम भी करता है, यानी जितना खाता है उतना काम करता है, बॉडी को फिजिकली काम करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो घी खाता है, दूध खाता है और आराम से लेटा रहता है, पड़ा रहता है, मस्ती करता है, तो उसको दिक्कत होने वाली है। तो इस तरीके से समस्या बढ़ती रहती है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पूरा समझ लिया कोलेस्ट्रॉल। और अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और उसको कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हार्ट की समस्या आना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर हार्ट, जो चैप्टर आपके इसी चैप्टर से संबंधित है ये, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय, और हम लोग जानेंगे कि हृदय हमारा किस तरीके से काम करता है और कौन कौन सी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती हैं, उसके अंदर फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस सिरा होती है, किसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, किसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगले पार्ट में हम इसको पूरा फिनिश कर लेंगे और आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।